नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक पड़ते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राजस्थान में कांग्रेस में बड़ी अंतर्कलह, विधायकों ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान को F-16 पैकेज पर एस जयशंकर की यूएस को दो टूक, किसे बेवकूफ बना रहे हैं, सबको पता है कि कहां इस्तेमाल होगा पैसा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट समेत सेना के 6 अधिकारियों की मौत। गुलाम नबी आजाद ने बनाई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, बोले हमारी किसी से कोई भी राजनीतिक दुश्मनी नहीं। ज्ञान व्यापी पर वाराणसी कोर्ट में केस रोकने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में कांग्रेस राजस्थान में बुरी तरह से फंस गई है। गांधी परिवार के बेहद करीबी अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों में से 80 ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा दिया। विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया। मतलब साफ है कि सीएम अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में जाए। हैरान करने वाला है कि साल 2019 में कांग्रेस सचिन पायलट के समर्थक 28 विधायकों की बगावत का सामना कर रही थी और इस बार मुख्यमंत्री गहलोत के खेमे में विद्रोह कर दिया। 2019 का मामला तो अदालतों तक पहुंच गया था, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को दोनों नेताओं में से किसी को भी नाराज करना उसके हित में नहीं है। गुर्जर समुदाय में आने वाले सचिन पायलट कांग्रेस के युवा चेहरा है और उनके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का बाद जो है राज्य की कुल आबादी में 5% हिस्सेदारी वाले गुर्जर समुदाय का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ है। गुर्जर समाज में बीजेपी का वोट बैंक रहे और इसलिए सचिन पायलट की सक्रियता के बाद 2018 में कांग्रेस की ओर से बड़ी संख्या में शिफ्ट में हुए थे और गुर्जर बाहुल आबादी वाले जिले करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, कोटा, जोधपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, अजमेर की सीटें इसमें आती हैं। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को हराने में गुर्जरों का बड़ा हाथ रहा है। बीजेपी ने 9 गुर्जर प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें से किसी को भी जीत नसीब नहीं हुई थी। वहीं कांग्रेस 12 गुर्जर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 7 विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के खाते में गुर्जरों के जाने की बड़ी वजह सचिन पायलट बने थे और इस चुनाव में वो सीएम पद के दावेदार थे। दूसरी एक बड़ी वजह बीजेपी की गलती भी थी। एक तो गुर्जर काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहे थे, दूसरी ओर राजस्थान में मीणा और गुर्जर समुदाय के बीच दूरी भी रही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। वाशिंगटन में आयोजित इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर जयशंकर ने कहा कि यह संबंध दोनों देशों में से किसी के भी काम नहीं है। पाकिस्तान को F-16 विमानों के बेड़े के लिए $45 करोड़ के मेंटेनेंस पैकेज की मंजूरी पर सवाल उठाते हुए विदेश मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का ऐसा रिश्ता है जिसने ना तो पाकिस्तान की अच्छी तरह से सेवा की है और ना ही अमेरिकी हितों की। अमेरिका को इस बात पर विचार करना चाहिए और इस रिश्ते का लाभ क्या है इस पर भी सोचना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं और उनसे ना ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है और ना ही अमेरिका को। अब अमेरिका को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। अमेरिका ने इसको लेकर तर्क दिया था कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए F-16 के रखरखाव के लिए पैकेज को मंजूरी दी गई है। जयशंकर ने अमेरिका के स्तर का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 को कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप इस प्रकार की बातें कहकर किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकते हैं। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत सेना के 6 अधिकारियों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने इसकी जानकारी दी है। सेना की ओर से कहा गया कि रविवार रात हरनोई इलाके मके खोस्त में उड़ान अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 6 अधिकारी सवार थे जिनकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि हादसा किस कारण हुआ है इस पर जांच की जा रही है। अभी असल वजह सामने नहीं आ पाई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बलूचिस्तान के हरनाई में पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में 2 पायलट सहित 6 सैन्य अधिकारी की शहादत से गहरा दुख हुआ है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया और उसके नाम की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी का ऐलान करने से पहले जो है काफी मैंने मंथन भी किया था, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं ये पार्टी की शुरुआत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। पार्टी की अपनी सोच होगी, किसी से प्रभावित नहीं होगी। आजाद का मतलब होता है स्वतंत्र और नीचे से चुनाव होंगे और एक हाथ में ताकत रहेगी और जो हमारा संविधान होगा उसमें प्रावधान होगा पूर्ण लोकतंत्र के आधार पर। बड़ी बेताबी से जम्मू कश्मीर के लोग और मीडिया के लोग हमारी पार्टी का नाम जानने के इच्छुक थे। जम्मू कश्मीर के पार्टी का नाम रखना मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है, 2 संभाग हैं और उसमें छोटे छोटे इलाके हैं जिनमें अलग अलग रिवाइज थे और नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आए। जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, जो गांव में रहने वाले हैं उनको भी नाम समझ जाना चाहिए। देश भर से मेरे साथ ही उन्हें करीब 1,500 नाम भेजे हैं, जिनमें से कुछ उर्दू में है, कुछ हिंदी में। मैं चाहता था कि जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो उर्दू और हिंदी को समन्वय हो सके, जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं, हमने यह पार्टी अपने साथियों के साथ विचार करके बनाई है और इस पार्टी के बारे में किसी अन्य पार्टी को कानो कान खबर नहीं है। हमारी सोच को कोई पार्टी प्रभावित नहीं कर सकती है। हमारी पार्टी की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। हमारी नीतियां जाति और धर्म से प्रेरित नहीं होंगी। राजनीति में हमारे सामने सभी धर्मों का सम्मान और इज्जत है। हम सभी पार्टियों की इज्जत करते हैं। हमारी किसी से राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। हमने अपनी बात करनी है और किसी भी नेता के खिलाफ हमें नहीं बोलना है। वाराणसी की कोर्ट में चल रहे ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई को अनुचित बताने वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। एक वकील ने दावा किया था कि 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने का कहा था और इसलिए अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकता है। वकील MM कश्यप ने याचिका दाखिल कर कहा कि 1993, 95 और 97 के सुप्रीम कोर्ट ने काशी और मथुरा पर 3 आदेश सुनाए थे और इन आदेशों में दोनों जगहों पर मौजूदा वर्तमान मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। वकील ने इसे आधार बनाते हुए वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही सुनवाई को निरस्त करने की मांग की थी। अयोध्या विवाद से जुड़े कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले असलम भूरे के वकील MS कश्यप हुआ करते थे। उनका दावा था कि 90 के दशक में काशी और मथुरा पर तीनों आदेश भी असलम भूरे की याचिका पर आए थे। भूरे की 2010 में मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने खुद याचिका दाखिल कर कोर्ट को पुराने आदेश की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि सुनवाई निचली अदालत में चल रही है और उसे लेकर जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं सबको निचली अदालत यानी कि हाई कोर्ट जाने को कहा गया है और इस मामले की भी सीधी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। ब्रिटेन में दिए गए टैक्स मामले में पीठ ने एक्ट्रेस द्वारा किए गए 29 लाख रुपए के विदेशी कर क्रेडिट दावे को बरकरार रखा है। मामला जब सामने आया जब एक कर अधिकारी ने निर्धारित समय के बाद फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार IT अधिनियम कहता है कि भारत में एक करदाता दूसरे देश में भुगतान किए गए करों के लिए विदेशों से अर्जित कमाई या पेशेवर आय या विदेशी संपत्ति के लिए क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य डबल टैक्सेशन को रोकना है। E-टाइम्स की अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए सोनाक्षी सिन्हा के टैक्स रिटर्न को सीमित जांच के लिए चुना गया था ताकि उनके द्वारा दावा किए गए क्रेडिट की शुद्धता और पात्रता का निर्धारण किया जा सके। कर अधिकारी ने दावा किया कि एक्ट्रेस ने 22 सितंबर 2018 को अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन 20 जनवरी 2020 को क्रेडिट का दावा करने के लिए फॉर्म 67 दाखिल किया गया, जो कर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को या उससे पहले फॉर्म दाखिल करने के नियम के खिलाफ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार देरी के कारण सिन्हा को क्रेडिट क्लेम से वंचित कर दिया गया और मामला
ITAT तक पहुंचा। पिछले महीने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस नियम में संशोधन किया, जिससे लोगों को प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत में या उससे पहले क्रेडिट फॉर्म दाखिल करने की अनुमति मिली। EVI इंडियन में PPL एडवाइजरी सर्विसेज के पार्टनर पुनीत गुप्ता ने कहा कि यह विस्तार चालू वर्ष 2022-23 और उसके बाद के विदेशी टैक्स क्रेडिट दावों पर लागू होता है। इस त्योहारों के सीजन में आपको महंगे पेट्रोल डीजल से बड़ी राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल पहली बार $80 प्रति बैरल के नीचे जा पहुंचा है। जनवरी 2022 के बाद कच्चे तेल के दामों में सबसे बड़ी गिरावट है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत $78 प्रति बैरल के करीब जा लुढ़की है और फिलहाल $78.66 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में $85 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा था, जो 24 जनवरी 2022 के बाद सबसे निचला स्तर है। भारत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदता है और भारत के लिए भी कच्चा तेल खरीदना सस्ता हुआ है। इंडियन बास्केट प्राइस $90 प्रति बैरल के करीब जा पहुंचा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया मंडरा रहा है। कमरतोड़ महंगाई के मद्देनजर वहां की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व लोगों के लिए खरीदारी क्षमता को घटाने के लिए लगातार कर्ज महंगा करता जा रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते दुनिया भर के निवेशक बिकवाली कर रहे हैं और ऐसे में कच्चा तेल समेत सभी कमोडिटी के दामों में भी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। डॉलर की मजबूती और वैश्विक मांगों में कमी के कारण कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है। अमेरिकी, यूरोप में मंदी और चीन में मांग घटाने के आसार के चलते कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। माना जा रहा है कि कच्चे तेल के दामों में गिरावट का यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। कच्चे तेल के दामों में आई इस गिरावट से भारत को बड़ी राहत भी मिल सकती है। इन दिनों पूरे देश में लंपी वायरस कहर मचा रहा है। कई राज्यों में हजारों लाखों गौवंश बेमौत मर रहे हैं और इसे लेकर सरकार आमजन चिंतित है। राजस्थान के ब्यावर शहर में आयोजित पोषण प्रदर्शनी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गाय बचाने का संदेश दिया। ब्यावर के महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी नितेश यादव ने बताया कि विभाग ने ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय पोषण मेला व प्रधानमंत्री मातृ शिशु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। राजकीय पटेल स्कूल में आयोजित मेले में पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें शहर के 117 केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से व्यंजनों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी के दौरान महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाकर जागरूकता के लिए सामाजिक संदेश दिए और इसमें गाय बचाने का संदेश देने वाली रंगोली चर्चा में रही। पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर CDPO नितेश यादव ने सभी स्टॉल पर पहुंचकर व्यंजन चखे और उनकी सराहना करने के साथ अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सरकार की स्वस्थ शिशु, स्वस्थ माता और स्वस्थ समाज की परिकल्पना को पूरी करने में अपनी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी ने पोषण माह अभियान के बारे में सभी को विस्तृत से जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर जाकर तनोट माता के दर्शन किए और देश में शांति व अमन की कामना की है। मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने बड़ा खुलासा किया और दिल्ली जाने पर सवाल में उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो अगस्त में सोनिया गांधी से अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान से मेरा अटूट प्रेम है और हमेशा रहेगा। राजस्थान का नया CM कौन होगा, इस सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि इसका फैसला जल्द ही सभी के सामने होगा। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा कि राहुल गांधी की यात्रा शानदार चल रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक में कई तरह के मनमुटाव की खबर भी सभी के सामने आई। उम्मीद है कि अशोक गहलोत जल्द ही आलाकमान से फिर से मुलाकात कर सकते हैं और इस चुनाव में अपनी दावेदारी पक्के करने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सीनियर नेताओं से एक बार फिर से उनकी चर्चा भी हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा संगठन के विस्तार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे और केरल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कोट्टायम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की और
उनको संबोधित भी किया। नड्डा ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और कौशल विकास योजना से देश के करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में अब से मनाया जाएगा। जो लोग वंचित हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जेपी नड्डा ने यूपीए के शासन के दौरान सरकारी योजनाओं को फायदा सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलता था। उन्होंने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को छत देने का काम किया है। जेपी नड्डा ने एर्नाकुलम में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी के उन्होंने रेडियो कार्यक्रम मन की बात का भी जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता अनिल बालूनी ने कहा कि नड्डा केरल में अपने दौरे के दौरान पार्टी के कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा ले रहे हैं और राज्य में संगठन के नए जिला कार्यालयों का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। नड्डा अपने दौरे के दौरान श्री नारायण गुरु तीर्थ केंद्र भी पहुंचे और वहां पर जो है नागपदनम में कोट्टायम बीजेपी जिला कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया था। पार्टी कार्यालयों को संबोधित भी किया। बीजेपी चीफ जो है थाईकवाड़ में एक जिला कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने निशाना भी साधा। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की बात पहले ही कह चुके हैं और इसके बाद से ही राजस्थान में घमासान मचा हुआ है। इस बात पर चर्चा छिड़ गई कि अब तो रेस में सचिन पायलट और सीपी जोशी का नाम भी चल रहा है और इस सब के बीच बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल किया कि राजस्थान का चन्नी कौन बनेगा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस स्थिति को जो है देजा वू का नाम दिया है और पूछा कि राजस्थान का चन्नी कौन होगा। उनकी टिप्पणी राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक से बाद आई है और जो आज शाम जयपुर में हुई थी। उन्होंने सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया कि कांग्रेस विधायक जो है जयपुर में मिले लेकिन कोई भी निष्कर्ष निकला, बशर्ते कांग्रेस अपने ही जाल में उलझती हुई जा रही। सीएम के रूप में अपनी पसंद जो है वो तय नहीं कर पा रही है और लगातार कांग्रेस की अंतर्कलह जनता के सामने आ रही है। और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया लेकिन इसको लेकर भी काफी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अपने पद से इस्तीफा देने की बात कह रहे थे लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मौजूद नहीं हुआ है, मतलब कि उनका मिला नहीं है। लेकिन इसके पहले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अंतर्कलह है वो सभी के सामने। उन्होंने आगे कहा कि इस तरीके से कांग्रेस का असली चेहरा जो है वो सभी के सामने आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस को भारत जोड़ो की बजाय घर जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती रविवार को ही बीजेपी प्रदेश भर में जयंती को उन्होंने मनाया और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में उनकी स्मृति का जो है मौलसरी पौधा रविवार को लगाया। इसके बाद भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा माल्यार्पण कर उनके चरणों में जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि एक जमाना था जब कांग्रेस चारों तरफ थी, कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत को कांग्रेस ने तोड़ा था और कांग्रेस ने देश का विभाजन भी किया, उसे तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने कश्मीर पर पाप किया, अपराध किया। भारत को तोड़ने वाले आज भारत को जोड़ने की बात कहते हैं। हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है और कांग्रेस में मैं नहीं तू बन जा का खेल चल रहा है। कांग्रेस मुख्य धारा से हट गई है। जो है हम दीनदयाल जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रमुख विचार सदैव हम सभी को मार्गदर्शित करते हैं और वो प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हम सभी उनके विचारों पर चलने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी से उसके नेता जगमल वाला का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद
माफी की मांग की है, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी को अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक शराब का सेवन करना चाहिए। कथित वीडियो में सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र में आप उम्मीदवार को गुजरात में शराबबंदी कानून के बारे में तर्क करते हुए देखा और सुना भी जा सकता है। एक प्रचार सभा को संबोधित करते हुए वाला ने दावा किया कि चिकित्सक और नौकरशाह भी शराब का सेवन करते हैं। कथित वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या 130 करोड़ है और कोई भी पूरे देश में शराब का सेवन कर सकता है, लेकिन गुजरात में जहां जनसंख्या 4.5 करोड़ है वहां एक निषेध कानून लागू है और इससे यह सिद्ध होता है कि शराब खराब नहीं है। शराब हमें पी जाती है, जबकि वास्तव में शराब हमारा उपभोग के लिए है। बकौल रिपोर्ट उन्हें कहते हुए सुना जाता है कि यदि आपके पास क्षमता है तो भी आप शराब का सेवन कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है आप पर लगातार हमले बोल रही है। पंजाब के राज्यपाल जो है विधानसभा सत्र के विधायी कार्यों का ब्यौरा मांगे जाने को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में 75 साल में कभी नहीं देखा गया कि कोई गवर्नर कह रहा है कि मुझे पहले लिस्ट ऑफ बिजनेस दिखाओ, विधानसभा सत्र बुला सकते हो। आप नेता ने कहा कि बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए पंजाब के गवर्नर अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वह किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो और पंजाब की चुनी हुई विधानसभा और विधायक उनके छात्र जिनके ऊपर वे अपना हुक्म चलाएंगे। भारद्वाज ने आगे कहा कि गवर्नर विधायी कार्यों की लिस्ट मांग कर रहे हैं, कल वो कहेंगे कि विधानसभा में भाषण देने से पहले उस भाषण की कॉपी भी मुझे दो। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, उन्होंने अपनी भूमिका और लक्ष्मण रेखा के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। इस तरह से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी गवर्नर के इस रवैये पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विधानसभा सत्र से पहले राज्यपाल की अनुमति केवल एक औपचारिकता होती है। 75 सालों में किसी राष्ट्रपति और राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले बिजनेस लिस्ट नहीं मांगी है। लेजिस्लेटिव बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और स्पीकर तय करते हैं और उन्हीं के अनुरूप सदन की कार्यवाही होती है। लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अलग अलग हॉस्टल से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीती रात जेएनयू में पेरियार हॉस्टल की छत गिर गई। हालांकि गमीनत यह रही कि इससे किसी छात्र या कर्मचारी को कोई भी चोट नहीं पहुंची है। जेएनयू के छात्रों द्वारा भेजी गई वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हॉस्टल के एक तरफ का छज्जा जहां से कुछ मलबा नीचे गिरा पड़ा है और वहां रखे सामान को नुकसान भी पहुंचा है। राहत की बात यह है कि उस समय कोई भी छात्र या हॉस्टल का कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था जिससे कि किसी को चोट लगी हो। इसके साथ ही एक तस्वीर जेएनयू के गंगा हॉस्टल की भी सामने आई है, जहां पर हॉस्टल के कमरे की सीलिंग पर बारिश का पानी आते हुए दिख रहा है। पंखे पर काफी सीलन नजर आ रही है जो कि किसी भी हादसे को दावत दे सकता है। हॉस्टल में रह रहे छात्रों को डर बना हुआ है कि कहीं सीलन और कमरों में आ रहे पानी की वजह से करंट ना लग जाए और इसके कारण छात्र डर के साए में रहने को मजबूर हैं। कमरों में आ रहे पानी के चलते छात्र लाइट और पंखे का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।